हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज जो है इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ पे काफ़ी डिटेल डिस्कस किया हुआ था और आज मैं आपको बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीज़ें रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहली बात ये होती है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी वायर है, मैं देखो सीधे टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं जानना है आपको, आप सिर्फ थोड़ा जानो, टू द पॉइंट जानो, यही तुम्हारे लिए काम आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो रेजिस्टेंस है कोई, ठीक है, वायर है कोई, तो अगर किसी भी वायर में अगर करंट तुम फ्लो करोगे तो जाहिर सी बात है कि उस करंट का अपोज होगा। क्यों होगा? वायर के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऐसा। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, कोलाइड करते हैं। देखो ये सब मॉडल में बहुत कुछ नहीं है ना, तुम सीधा याद रखो। उसकी हम कैसे फील करते हैं कि करंट का अपोज हो रहा है, क्योंकि जिस वायर में, मान लो वायर है, अब मान लो अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो जो वायर होगा क्या होगा, एक गर्म होगा। तो चूंकि ये वायर गर्म होता है तो इससे ऐसा फील होता है कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी होगा जिसका क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसीलिए वायर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि उस जो वायर है उसके अंदर क्या है, तो उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी बात को तुम्हें अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग को उस रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली हम उस पॉइंट पर जाएंगे। देखो जो रेजिस्टेंस होता है ये फाइनली इक्वल होता है रो इंटू यल अपॉन एरिया। तुम कहोगे सर ये क्या होता है, चलो हम एक एक करके हर एक पे बात पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे एक बात समझो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई एक वायर हो इस तरह से, और मान लीजिए कि जो वायर है इस वायर का लेंथ क्या है, एल है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब जरा समझना, यल जो होता है इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, कंडक्टर। ए क्या है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जो रो है एक नया वर्ड आता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं और कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाता है। और आर जो है वो फाइनली तुम समझ ही रहो क्या है, आर जो है आपका रेजिस्टेंस है। तो अब देखो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया आर, और वो कितना हो गया, रो इंटू एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको अच्छे से आप तैयार कर लो, रट लो। फॉर्मूले को तैयार क्या करना है, इसको एकदम रट लेना है तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से कुछ बातें और डिस्कस हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात हम जरा डिस्कस करें तुम्हारे लिए। देखिए सबसे पहला होता है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसको ऐसे समझ के अच्छे से याद कर लेना। देखो क्या होता है, सब इसमें होता है कि भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। तो हम लोगों को बेसिकली ये सीखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है लेंथ ऑफ वायर। देखो जो रेजिस्टेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। कहने का मतलब है कि जो वायर है, जिस वायर की हम बात कर रहे हैं, उस वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वायर की लंबाई बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा होता है, देखो कैसे समझ रहे हो, उसी फॉर्मूले से रट लो ना, जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ा, रोयल अपॉन एरिया भी मैंने पढ़ाया, इस फॉर्मूले से ही समझ लो। अब दूसरा देखो, अगर मान लो हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखिएगा जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के।
तो देखिए पहली बात ये होती है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तीसरी चीज जरा समझ लीजिएगा, ये होता है नेचर ऑफ मटेरियल। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो जो नेचर ऑफ मटेरियल की अगर आप बात कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं, हर मटेरियल के लिए अलग अलग जो है रेजिस्टेंस होगा। जैसे अगर मान लो कि आप एक आयरन का वायर ले लो और एक कॉपर का वायर ले लो, तो जाहिर सी बात है कि आयरन के वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, चाहे लंबाई और एरिया सेम ही हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, और कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है, ये मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और ये चीज़ तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। जरा समझना, तो अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाए, देखो अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस किया कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, नेचर मटेरियल अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, और लास्ट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो इसमें जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम जो बात कर रहे थे, इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो यहाँ पर 2 केस होता है। तो सबसे पहला जो केस था वो किसके लिए था, ध्यान से समझना। तो पहला जो हम लोग केस डिस्कस करने जा रहे थे वो था कंडक्टर के लिए, ठीक है। और दूसरा जो डिस्कस करना है वो किसके लिए, देखो होता तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के लिए है। इंसुलेटर्स पे तो खैर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो, फिर बहुत सारे गैलियम आर्सेनाइड तरह के अलग तरह के मटेरियल होते हैं, उसके लिए अलग डिस्कस होता है, एलॉय के लिए अलग डिस्कस होता है, लेकिन वो सब 12th लेवल पे आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी आपके लेवल पे अगर आपको ये 2 चीज़ें अगर आती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही परफेक्ट नॉलेज मानी जाएगी, ठीक है। देखो तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट हम कहाँ निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस पे, 2 केस में डिस्कस करना है। सबसे पहला कंडक्टर के केस में और दूसरा कब डिस्कस करना है, सेमी कंडक्टर के केस में। ध्यान से समझना, अगर वो कंडक्टर है और अगर वह सेमी कंडक्टर है, याद रखना कंडक्टर के केस में जो R होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सेमी कंडक्टर है तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सेमी कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा एक बात और समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, और इस ग्राफ के आधार पे जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर मान लो कि तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे टेम्परेचर है और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर आप ग्राफ बना रहे हो किसके लिए, तो सबसे पहला ग्राफ आप किसके लिए बना रहे हो, कंडक्टर के लिए, और जो नेक्स्ट लेवल की ग्राफ है वो किसके लिए बना रहे हो, सेमी कंडक्टर के लिए। देखो अगर कंडक्टर का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, इस तरीके से। क्या है कि भाई ठीक है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पर ग्राफ इस तरह से आएगा। क्या मतलब है कि हम टेम्परेचर, देखो इस एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है, कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये जो 2 ग्राफ है, ये 2 ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस सबसे पहले क्या किया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रोयल अपॉन एरिया। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, वो ये दोनों, ये 4 फैक्टर हो गए जो इफेक्ट करते हैं, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए वो जरा समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना, ले लेना है ना, बैक करके ले लेना, ठीक है। चलो बाद में बैठ के नोट्स पूरी बनाया करो तुम लोग, ठीक है। अब जरा आगे समझो,
अगर हम नेक्स्ट केस में चले तो देखो क्या डिस्कस करना हम लोगों को। देखो नेक्स्ट होता है, हम लोग को डिस्कस करना है रेजिस्टिविटी के बारे में, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जरा ये समझो ये होता क्या है, जरा देखना। देखिए कैसे डिस्कस होता है, बता दिया था मैंने अभी। नाम से तो आप लोग परिचित ही होंगे, ये रो होता है, ठीक है। कैसे निकलेगा, जिससे एक फॉर्मूला का तरीका समझो। एग्जाम में बोर्ड में इसका डिफिनीशन ही पूछ सकता है, ठीक है। आर इज क्या पढ़े हो, रो एल अपॉन एरिया। इट मीन्स रो की वैल्यू कितनी होगी, आर ए अपॉन एल। अब जरा देखो, अगर कहा जाए कि इफ एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर मान लो और ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो देन क्या होगा, जो रो होगा वो आर के बराबर होगा। क्या मतलब है कि एक ऐसा वायर लिया जाए जिस वायर की लंबाई यूनिट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, वो भी यूनिट हो। तो ऐसे वायर का, ऐसे ही तो बचपन से डिफिनीशन बनाए हो, किसी एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको यूनिट मान लेते हैं। तो ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of unit length and unit area of cross section is called resistivity। इसी को हम क्या कहते हैं, या तो रेजिस्टिविटी कहोगे और या तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ऐसा वायर जिसका लेंथ यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट हो, ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है। आगे देखो, अब नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो क्या होता है, नेक्स्ट है आपको वही बात डिस्कस करनी है, फैक्टर्स। तो आपको ये डिस्कस करना है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर। देखो क्या होगा जरा समझना। अगर मान लो कोई वायर है, पहली बात तो मैं बता दूं, इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ रहा है ना। एक चीज क्लियर समझ लेना भाई, यही तो हुआ। आर इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, रो एल अपॉन एरिया, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसमें ए और एल पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहली बात समझ लो कि रो डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या इन दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पर डिपेंड किस पे करता है, तो सुन लो, रो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। देखो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अलग अलग से, कॉपर का वायर, आयरन का वायर, तो दोनों में दोनों ही वायर का ना अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा, लेंथ एरिया सेम हो तब भी, ठीक है। चलो, और दूसरा जो ये डिपेंड करता है, दूसरा इसकी जो डिपेंड्स अपॉन, वो होता है आपका क्या चीज, बिल्कुल पिछली की तरह से टेम्परेचर पे। तो एक चीज समझ में आया कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है, नेचर पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे करता है, ये करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा किस पे करता है, आपका टेम्परेचर पे। अब देखो इस पे जरा समझने की कोशिश करो कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देख लो बिल्कुल पिछली की तरह से, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो ये कैसे होगा, जरा समझ लो इस बात को, एकदम पिछले केस की तरह से, ठीक है। पहला होता है अगर वो कंडक्टर हो, और दूसरा केस क्या है, अगर वह सेमीकंडक्टर हो, ठीक है। दो का जरूर याद रखो आप लोग, ठीक। अब देखो बिल्कुल कंडक्टर में वही चीज है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर वो सेमीकंडक्टर हो तो क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगा। अगर इसका एक ग्राफ बनाया जाए, ये टेम्परेचर हो गया और ये रेजिस्टिविटी, और ये भी रेजिस्टिविटी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे घटेगा। तो अगर कंडक्टर है तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी घटेगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। रेजिस्टिविटी क्या है, एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, उसके रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। डिपेंडेंसी लेंथ एरिया पे नहीं है, केवल नेचर पे और टेम्परेचर पे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरा इसका आगे चलते हैं। अब जरा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज समझ लो, क्वेश्चन क्या है, जरा ये देखो। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उससे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm is stretched up to its length doubles. Calculate new रेजिस्टेंस। अब जरा क्वेश्चन समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा। कैसे लग रहा होगा कि सर L1 इसका L है, डबल कर दिया गया 2L, अब पहले इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, अब बाद में आप रेजिस्टेंस पूछ रहे हो। आप यही सोच रहे हैं ना, तो देखिए क्या सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको R = ρL अपान एरिया होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 होगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू L1 अपान A1, क्योंकि रो तो डिपेंड करता है नेचर पे, नेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी वायर को खींच रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, आप यही तो सोच रहे होंगे। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप सोच रहे होंगे आई थिंक, R प्रोपोर्शनल L, तो आप कहेंगे कि सर R1 अपान R2 जो है L1 अपान L2 का इक्वल होगा, तो हम 2 अपान R2 L अपान 2L कर देंगे, और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 ओम। आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखो समझो। क्योंकि इस फार्मूले में ना R प्रोपोर्शनल L तुम तब कह सकते हो जब रो तो चलो कांस्टेंट है, नेचर नहीं बदल रहा है, जब एरिया भी कांस्टेंट हो तभी R प्रोपोर्शनल आप L कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो L क्या है, अलग है, एरिया अलग है। मेरे कहने का जरा मतलब समझो क्या है कि जब वायर को आप स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो बढ़ेगा ही, साथ में एरिया भी क्या होगा, घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो कैसे सॉल्व करोगे जरा समझो। आपको सॉल्व ऐसे करना होगा, जरा ध्यान से समझना है। देखो जाहिर सी बात है कि एक बात समझ लो, मान लो ये तुम्हारे पास वायर है, ठीक है, मैं इसका भी शॉर्टकट भी तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, अब मान लो ऐसा है क्या, ठीक है, इसका लेंथ L है, एरिया मान लो A हो गया। देखो मान लो L1 है, एरिया A1 है, इसको खींच करके ना इसको यहां तक स्ट्रेच किया गया कि लेंथ L2 हो गया, और जाहिर सी बात है एरिया A2 हो गया। एक बात बताओ, A1 L1 किसके इक्वल होगा, A2 L2 के। कहने का मतलब R1 की वैल्यू क्या हो गई, रो L1 अपान A2, R2 कितना हो गया, रो L2 अपान A2 हुआ। रो तो बदलेगा नहीं। यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करके जरूर पहुँचा रहे हो, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या है L1 A1, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है L2 A2, दोनों इक्वल हो गया। अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करो, क्या मिलेगा जरा बताओ। तो R1 अपान R2 क्या हो गया, रो L1 अपान A1 होल अपान रो L2 अपान A2। तो R1 अपान R2 कितना हो गया, एक कट गया, L1 अपान A1 ध्यान से सुनेंगे, और इंटू A2 अपान L2।
अब जरा एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो R1/R2 कितना हो गया, L1/L2 और A2/A1, जो तुम लोगों ने वॉल्यूम चूंकि इक्वल होगा ना दोनों केस में स्ट्रेच किए हो, तो यहां से क्या लिख सकते हो, L1/L2 क्या हो जाएगा, A2/A1, पुट कर लो इसमें, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, L1/L2 L1/L2। तो कहा क्या जाएगा, कहा जाएगा कि सर जो R1/R2 है वो L1² के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब जो R होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L² के। कहने का मतलब है कि अगर आप एक वायर को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उस केस में जो R होगा वो L² के प्रोपोर्शनल होगा, न कि L के प्रोपोर्शनल होगा। बस अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लो। समझ गए इस बात को, देखो यहाँ से ये पूरी बात समझ गए हो। अगर एक ही वायर है उसको स्ट्रेच करने का कंडीशन, या मान लो कभी कंप्रेस करने को दे दे, तो ऐसे केस में जो प्रोपोर्शनल R होता है वो L के ना होकर के किसके होता है, L² के होता है। जरा समझो आगे। देखिए यहां से क्या समझ में आ रहा है, जरा उस बात को समझो। समझ में आ रहा है कि देखो यहां से L1 क्या है, L, L2 2L, R1 कितना है 2 और R2 कितना निकालना है आपको, R प्रोपोर्शनल L² है, तो R1/R2 कितना हो गया, L1²/L2², तो 2/R2 L² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2/R2 क्या हो गया, L²/4L², कैंसिल हो गया, तो R2 की वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 8 ओम। देखे तो 4 ओम ना होकर के आंसर कितना होगा यहाँ पे, 8 ओम होगा। आई थिंक ये बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत बेसिक बातें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारे NTSC के लिए बहुत काम आएगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जो बाकी न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो नोट का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक चीज तुमको हम पहले समझा दें, एग्जाम में बहुत तुम्हें एक शॉर्टकट हम सिखाते हैं। देखो अगर मान लो कि कभी कोई क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो है, अगर मान लो x है, तो अगर कहा जाए कि पर ये 11th में पढ़ोगे, लेकिन इसका यूज थोड़ा कर लेने से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर परसेंटेज चेंज इन x निकालना हो तो क्या कहोगे, इसको कहोगे डेल्टा x/x × 100। ये चीज समझ लो। अगर क्वांटिटी कोई x है और कोई क्या है कि परसेंटेज चेंज इन, ये मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल देंगे तो इस बात को कनेक्ट कर लोगे कि परसेंटेज चेंज इन x का मतलब क्या है, सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या लिखते हैं, डेल्टा x/x × 100 लिखते हैं परसेंटेज में, ठीक है। जरा समझो आगे। देखो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आया है R = कितना आया है। अगर देखो जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, इफ सेम वायर इज स्ट्रेस्ड, अगर मान लो ये कंडीशन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, L² के हैं। तो क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो कि जो डेल्टा R/R × 100 मतलब परसेंटेज चेंज इन R, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 × डेल्टा L/L × 100। तो कहने का मतलब है कि जो परसेंटेज चेंज इन R होता है ये 2 टाइम्स होता है किसके, परसेंटेज चेंज इन लेंथ के। जरा एक क्वेश्चन समझना, लेकिन ये पावर यहां आ जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना हो, लेस देन 8% हो। 6 होना चाहिए, कुछ बुकों में 6 दिया होगा, कहीं पे आपको अगर फाउंडेशन लेवल की बुक पढ़ोगे तो ये मिलेगा तुम्हें, कुछ जगहों पे 6 दिया होगा, हम 8 तक मानते हैं। अगर 8% तक हो तो ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन लिखो तो तुम्हें शायद चीजें समझ में आएंगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी समझा रहा हूं तो समझना चाहिए पूरी बात। मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है
ए वायर इज स्ट्रेस्ड अप टू its length increases by 4%. Calculate percentage increment in resistance. अब जरा समझो, इसका जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज हो रहा है जरा बताओ। तो इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है 4%, जो कि 8 से कम है। तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि जो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 रेजिस्टेंस में जो भी आएगा वो कितना होगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। इसका मतलब 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 8%। समझ गए, सीधे एक लाइन में आप आंसर बोल दीजिए। क्या आंसर हुआ कि अगर वायर, देखो बट ये ध्यान रखना कि जो भी परसेंटेज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हमेशा वो जो है हमेशा आना चाहिए 8% से कम। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L ठीक है, लेकिन अगर वायर को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हो, तो R प्रोपोर्शनल L ना हो करके L स्क्वायर होता है। मतलब वो कोई भी कंडीशन, स्ट्रेच और कंप्रेस में एक्चुअली क्या हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, R प्रोपोर्शनल L ना हो के क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/a नहीं रह जाता है। ठीक है, वो मैं लिखवाया नहीं तो लोग ये लिख लेना। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये नोट कर लिए हो। चलो एक क्वेश्चन और है, जरा लिख लो। समझ में, 4% से जब कम होता है तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा सा नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज stretched up to its length increases by 10%. Calculate percentage change in resistance. अब जरा सोचो, अब यहाँ पे जो लेंथ का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, वो आपका 10% से 10% दिया है, जो कि 8 से ऊपर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो क्या कहोगे, कहोगे सर 2 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, यहाँ पे 20% होना चाहिए आंसर। यही तो बोल रहा हूँ कि लेंथ में जितना बड़ा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पे फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा, वो जो शॉर्टकट है। देखो एनटीएससी वगैरह देना है, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन एक बार तो आया हुआ अभी, आई थिंक कि पूछा है कि रेजिस्टेंस लेंथ को 0.2% इंक्रीज किया रेजिस्टेंस में, तो सीधा बोलो 0.4। समझ गए, अगर 0.2 लेंथ में रहा होगा तो रेजिस्टेंस में 0.4 होगा ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी भी जो इंक्रीमेंट है अगर वो 8% से कम है, 8% से कम है, तब तो 2 इंटू समथिंग करो, अदरवाइज पूरी प्रोसीजर फॉलो करो। क्या है जरा समझो, इनिशियल लेंथ L1 L मान लो, तो L2 क्या होगा, L प्लस L इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 11 L/10 हो गया। आया समझ में। R1 कुछ दिया है, R2 निकालेंगे तभी तो निकलेगा परसेंटेज चेंज। क्या मतलब, अच्छा सुनो, इस रेजिस्टेंस चूंकि वायर स्ट्रेच कर रहा हो तो उसका क्या मतलब है कि जो R1/R2 होगा वो किसके इक्वल होगा, L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर के। यही तो है, स्ट्रेच के केस में R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर होता है। तो यहाँ से R1 को क्या लिखोगे, R अपान R2, L1 स्क्वायर L स्क्वायर अपान 11 L/10 का स्क्वायर हो गया। तो R/R2 कितना हो जाएगा, L स्क्वायर अपान 121 L स्क्वायर अपान 100। तो यहाँ से क्या मिलेगा जरा बताओ, R/R2 कितना हो जाएगा 100/121। तो R2 कितना हो गया 121/100 इंटू R। समझ गए, ये उसका बाद का रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर मान लो निकालना हो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले चेंज निकालोगे तो कितना होता है R2 माइनस R1/R2
R1 इंटू 100 यही होता है ना, बोलो, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब बताओ फाइनल कितना आ रहा है, 121 R अपॉन 100, इनिशियल R है, होल अपॉन R, और इंटू कितना करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कटपिट के कितना आएगा, 21%। देखो तो अगर उस फॉर्मूले से करते तो कितना होता है 20%, लेकिन रियल आंसर कितना है 21% का है। इसका मतलब ये फॉर्मूला, अब यही मैं बताया ना कि फॉर्मूला जो लगा रहा हूँ डायरेक्ट 2 इंटू लेंथ का है ना जितना, तो वो लेंथ में जो परसेंटेज था वो तभी वैलिड होगा जब 8% तक लेंथ का क्या करोगे आप, परसेंटेज इंक्रीमेंट 8% तक होगा। आई थिंक इतनी फॉर्मूले तुम लोगों के लिए, इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं, चलो अब देखो इसके अलावा बहुत कुछ बचा नहीं, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, जो बाकी न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, बट कुछ चीज़ें जो शॉर्टकट में देख लो। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं, जरा उसका आंसर तुम लोग करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर आंसर, ठीक है। द सेम क्वेश्चन है, ए वायर इज stressed so that its length increases by 20%. Calculate percentage increment in रेजिस्टेंस। अब देखो जाहिर सी बात है 20% का करोगे तो कितना होगा, तो अब यहाँ पे भी 8 से ऊपर है, पूरा प्रोसीजर करोगे ना कि L1 = L, L2 = L + 20 अपॉन 100 जैसे करते थे, है ना, फाइनल R2, फिर अंत में जो जैसे पिछला क्वेश्चन की वैसे पूरी प्रक्रिया करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ तुम्हें, या अब ना बताऊँ जैसा कहो, चलो मैं आंसर बता देते हैं, ठीक है। तुम सॉल्व करके मुझे बताना, नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंसीडर कर लेंगे। इसका आंसर आएगा वैसे यही आना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, फिर भी तुम लोग बुद्धिमान हो, एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। 144%, ठीक है। चलो तो इतना बेटा अच्छे से सॉल्व करो बच्चा लोग, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ और भी नए टॉपिक के साथ, चलो ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी अपने फ्रेंड से कराओ, इसको खूब शेयर करो वीडियो को, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।